डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग जो है घर पे अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जो है आज हम जो ये जो सेकंड चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशी चालक की सतह पर बल। इस टॉपिक को बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इसको अगर हम समझ के अगर इसको याद करेंगे तो हम इसको बहुत इजीली आराम से इसको याद करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद में हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि हमें इसके अंदर बल निकालने का जो फॉर्मूला निकालना है उसके लिए हमें क्या तरीका अपनाना है। तो आओ सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं। हम मानते हैं कि एक चालक पदार्थ का बना हुआ गोला है और आपको ये बात याद रखनी है कि जो चालक गोला होता है जब उसे आवेशित किया जाता है तो जो आवेश होता है वह आवेश केवल उसकी सतह पर पाया जाता है। उस गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है और आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अगर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान देखा जाए तो वह भी 0 होगा, क्योंकि चालक पदार्थ है और चालक पदार्थों का ये गुण होता है कि चालक पर जो आवेश पाया जाता है वो केवल सतह पर पाया जाता है, अंदर आवेश का मान 0 होता है। इस चालक गोले के बाहर हम विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस चालक गोले के बाहर इस गोले के समीप किसी बिंदु पर, ये मान लीजिए बिंदु P है, इस P बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहे तो हमने गाउस के नियम से इसका मान निकाला था। इसका मान आया था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इतनी इंफॉर्मेशन हमको पता है। अब हमें बोला जा रहा है इसकी सतह पर बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखने की जरूरत है कि वो बल किस पे लगेगा और उस बल को लगाने के लिए और अन्य कोई चीज, कौन सा दूसरी ऐसी संस्था होगी जो उसके ऊपर बल लगाएगी। तो देखिए, हम इसकी सतह पर यहाँ पर ये मैंने 2 लाइन खींची है, इसके बीच में एक अल्प आवेश है, इसको मैं लिख देता हूँ A, इस बिंदु को लिख देता हूँ B। ए बी मैंने एक भाग बनाया है और ए बी भाग के बीच में जो आवेश है वो आवेश है dq। ठीक है, ए से बी भाग के मध्य जो आवेश है अल्प आवेश है dq। उस dq आवेश पे एक बल लगेगा, उस बल का मान होगा df। अब बात आती है इस dq आवेश पर वह बल कौन लगाएगा। तो इस गोले पर अन्य सभी आवेश जो उपस्थित है वे सभी मिलकर इस dq आवेश पर बल लगाएंगे। उस बल की मान को हमें गणना करनी है। अब बात आती है कि अगर हम dq आवेश पर बल निकालें, यानी df का मान निकालें, तो हम पूरे गोले का बल निकाल सकते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, पूरे गोले पर जो आवेश है वो टोटल बल कितना लगाता है एक दूसरे पे, हम टोटल बल निकालना चाहते हैं। देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम टोटल बल निकालना चाहते हैं। टोटल बल निकालने के लिए सबसे पहले हम dq आवेश पर अन्य गोले के उपस्थित आवेश, गोले पर अन्य उपस्थित जो आवेश है वो बल df निकालेंगे। फिर इस df का समाकलन करेंगे तो हमें कुल बल प्राप्त हो जाएगा। अब बात आई dq आवेश पर बल कैसे निकालें। इसमें कूलाम का नियम तो लग नहीं सकता है, क्योंकि कूलाम का नियम जो होता है वो केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए होता है। तो dq आवेश पर बल निकालने के लिए हम क्या करें, अगर जो ये हमारा AB भाग है, इस AB भाग पर जो dq आवेश है इस पर यदि हमें अन्य आवेश जो कि मान लीजिए इस बिंदु को लिख देता हूँ C, तो ये ACB सतह, देखो गोला 2 भागों में बढ़ गया, ACB और एक AB भाग। तो ACB जो सतह है उसके ऊपर जो आवेश होगा वो ACB सतह पर जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र अगर हम निकाल लें, मान लीजिए उस विद्युत क्षेत्र को E1 लिख देते हैं, तो ACB सतह का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस dq आवेश पे कितना है अगर वो हम निकाल लें तो हम df निकाल सकते हैं। क्योंकि जो df होता है, बल होता है, वो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा dq इंटू E। तो ये हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम जो ACB भाग है, ACB भाग ने इस AB भाग पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया उसका मान ज्ञात करेंगे। जब हमारे पास में E1 प्राप्त हो जाएगा तो हम उसको AB भाग में उपस्थित आवेश dq से उसका गुणा कर देंगे।
उससे हमें डीएफ निकल जाएगा, और डीएफ का जब हम समाकलन करेंगे तो उससे हमें जो है कुल बल जो है गोले पर उपस्थित अन्य सभी आवेशों के मध्य कुल बल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ये तो है हमारे इस टॉपिक को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि इस गोले को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग जो है वो है ए बी और दूसरा भाग है ए सी बी। तो इस गोले के अंदर अगर देखा जाए तो हमें पहले से पता है कि इस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। सपोज करो ए सी बी जो है इसका जो विद्युत क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र E1 है। ए सी बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो है E1, और ए बी भाग पर जो आवेश है dq वह भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं E1 सदिश और E2 सदिश का जो योग है वो 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि टोटल जो विद्युत क्षेत्र है, कुल विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर जो है वो 0 है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि E1 सदिश का मान जो होगा वो माइनस E2 सदिश के तुल्य होगा। यानी गोले के अंदर एसीबी भाग ने जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है उसका मान ए बी भाग के द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के मान के बराबर होगा और इसकी दिशा विपरीत होगी। अब देखते हैं पी बिंदु पर। अब पी बिंदु पे हमको पता है ऑलरेडी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वह विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये हम गाउस के नियम से पढ़ के आए हैं। और दूसरा हम देखते हैं पी बिंदु पर जो ए बी भाग है, ए बी भाग का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो पी बिंदु पर ए बी भाग का जो विद्युत क्षेत्र है E2 वो होगा बाहर की ओर, और एसीबी भाग का जो विद्युत क्षेत्र है वो है E1, वह भी होगा बाहर की ओर। दोनों बाहर की ओर होंगे क्योंकि जो लंबवत विद्युत क्षेत्र जो होता है वो लंबवत होता है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो E1 और E2 जो सदिश है इसका योग जो है वो योग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 n कैप है। ठीक है, अब हम इसके दिशाओं को छोड़ देते हैं। एन कैप का मतलब लंबवत बाहर की ओर। हम इसके परिमाण के ऊपर बात करते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हम परिमाण लिखेंगे तो हम सदिश का चिन्ह हटा देंगे, तो हम लिख देंगे E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो यहाँ से मैंने एन कैप हटा दिया, यहाँ से मैंने सदिश का रूप हटा दिया, और ये जो मान आया E1 बराबर माइनस E2, यदि मैं इसके अंदर माइनस का मतलब है दिशा और मान इन दोनों के बराबर है, यानी मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि E1 बराबर E2, यानी ये मेरी समीकरण नंबर 1 आ गई और ये मेरी समीकरण नंबर 2 आ गई। इसका अर्थ ये हो गया कि मैं E2 का मान जो है E1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण नंबर 1 से E2 बराबर, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं E2 बराबर E1 रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में 1 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो हमारे पास देखिए मान कितना आ जाएगा? हमारे पास में मान आ जाएगा E1 प्लस E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास में मान आ जाएगा। और E1 प्लस E1, E2 के स्थान पर मैंने E1 रख दिया क्योंकि E2 और E1 का परिमाण समान है। तो हमारे पास में मान आ जाएगा ट्वाइस E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अर्थात हमें E1 का मान प्राप्त हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो देखो ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने निकाल दिया E1। अब बेसिकली E1 है क्या? E1 जो है ना, E1 एसीबी जो भाग है, एसीबी भाग ने एबी भाग पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया वो है E1, और वो E1 मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं एबी भाग पे जो आवेश है dq उस पे बल ज्ञात करूंगा। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ एबी भाग पे जो आवेश है dq उस पे जो बल होगा वो होगा df, और वह मान कितना होगा? E1 इंटू dq। अब E1 का मान समीकरण नंबर 3 से रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे। जब हम समीकरण नंबर 3 से मान रखेंगे तो हमारे पास में df का मान आ जाएगा सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू। ये मान हम याद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो डी क्यू होता है उसको हम जो है सिग्मा के रूप में ला सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है सिग्मा बराबर होता है डी क्यू बटा डी एस। तो डी क्यू का जो मान होता है वो हो जाता है सिग्मा इंटू डी एस। तो ये डी क्यू का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो डी एफ का जो मान होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 तो है ही है, और यहाँ पे मान आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस। तो हमारे पास में जो डी एफ का मान है, डी एफ का मान आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। अब हम इसका टोटल का समाकलन कर लेंगे। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास में गोले पर कुल बल आ जाएगा। ये तो अल्पांश पे बल आया है, तो गोले पर हमें कुल बल ज्ञात करना है। तो गोले पर कुल बल, वह बल ज्ञात करने के लिए इसका समाकलन करेंगे। तो डी एफ की जगह पे समाकलन हो जाएगा एफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, एस यानी इसका एरिया। एरिया की जगह आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो। और फोर्स अपॉन एरिया जो होगा वो इसका फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। यहाँ पे मैंने सरफेस एरिया एस लिख दिया है, तो इसका मान आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी मेरे पास में प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर मुझे पूछे कि गोले पर कितना विद्युत दाब लग रहा है तो मैं ये लिख दूंगा। गोले पे टोटल बल कितना लग रहा है तो वह मान जो होगा मैं ये कर दूंगा। ये जो चालक गोला है, इस चालक गोले की सतह पे जो हमारा बल का सूत्र है वो है F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एस। एस मतलब इसका एरिया है, इसको मैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू, अगर इस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो मैं यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर भी रख सकता हूँ। और फोर्स अपॉन एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 भी लिख सकता हूँ। और इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगता है वो उसका दाब होता है। तो ये मेरा दाब आ गया, प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अभी मैंने आपको बताया था ये जो ई होता है, ई का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इससे सिग्मा का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा का मान आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ई। तो अब आप ये सिग्मा का मान यहाँ पे स्क्वायर करके रख दो, तो आपका प्रेशर का जो फॉर्मूला है इसकी एक और रूप आ जाएगी। इसका रूप आ जाएगा एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। आपको समझ में आया होगा सिग्मा का मान यहाँ से मैंने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में मेन फॉर्मूले आ गए। तो देखो मेन फॉर्मूले क्या आ गए कि हमने चालक गोले को जब आवेशित किया तो सभी आवेशों ने मिलकर एक दूसरे पे जो बल लगाया उसका मान आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एस मतलब एरिया। इकाई क्षेत्रफल पे बल निकाला तो वो हमारा मान जो है वो आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और उसको हम प्रेशर के रूप में लिख सकते हैं। अब आप एक काम करना, आप अपनी कॉपी में ये जो फॉर्मूले हैं इनको जो है इस तरीके से एक साथ एक जगह पे लिख लेना, तो आपको ये बेनिफिट रहेगा। ये टॉपिक जब खत्म हो जाए तब आप इन फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेना। देखो आप इस तरह से लिखना F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एस। फिर इसी को फॉर्मूले को आप ऐसे लिख देना हाफ एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, और फिर आप इसको इस तरह से लिख लेना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू एस की जगह पर आप वैल्यू 4 पाई आर रख सकते हो। और इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होगा वो आप लिख देना सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हो उसको। और अगर हमारे को क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो तो हमको जो मान है वो इस तरह से रखना है। ठीक है ना। तो ये हमने आवेशित चालक गोले की सतह पर बल के फॉर्मूले कर लिए, और उसी के साथ में हमने आवेशित चालक की सतह इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसका मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो बिल्कुल इससे रिलेटेड ही है, हम उसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो जो है वो है विद्युत क्षेत्र में इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा। अब हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र में इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा। आयतन में संग्रहित का मतलब हुआ होता है जमा होना। संग्रहित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा संग्रहित होती है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या टॉपिक है, इस टॉपिक का जो प्रूफ है वो कैसे किया जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो सबसे पहले ऊर्जा की बात कहाँ से आ गई, इसको हम समझते हैं। तो देखो ये हमारा जो है ये चालक गोला है। चालक गोला जो है इसको हमने क्यू आवेश दिया। तो जब हम चालक गोले को क्यू आवेश देते हैं तो ये सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और उस बल की जो वैल्यू है वो है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ऊर्जा ज्ञात करो, जो संग्रहित मतलब इसके अंदर ये जमा करेगा। तो संग्रहित कहाँ से करेगा इसको समझना है। सपोज करो क्या आप इसको एक्स्ट्रा डीक्यू चार्ज, डीक्यू आवेश देते हो, ठीक है ना, कंसेप्ट को समझना। जब आप डीक्यू आवेश दोगे तो ये जो पहले से उपस्थित क्यू आवेश है उस डीक्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको डीक्यू को अंदर लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, डीक्यू को अंदर लाने में कार्य करना पड़ेगा, और आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, डीडब्ल्यू जो होगा, इसको अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा, वह किया गया कार्य इसकी ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। अब देखिए क्या है, ये अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है, अनंत से। तो देखो होगा क्या, आप मेरी बात को समझो। जब तक ये डीक्यू नहीं आया था तब तक इसका जो विद्युत क्षेत्र था वो इसके चारों ओर इस तरह से मैंने डॉटेड दिखाया, ये इसका चारों तरफ विद्युत क्षेत्र इसका फैला हुआ था। जब मैं इसमें एक्स्ट्रा डीक्यू और जोड़ दूंगा तो देखो, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा डीक्यू और जोड़ देता हूं तो आप खुद सोच के देखो, जो विद्युत क्षेत्र है इसका जो आयतन होगा, जो इसके चारों तरफ जिस एरिया को इसने कवर कर रखा है वो आयतन बढ़ जाएगा, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अगर हम जो विद्युत क्षेत्र का आयतन है उसको बढ़ाने के अंदर जो कार्य है या आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है वो ज्ञात करें, तो हम जो है इसका जो है ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप और मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हम एक्स्ट्रा आवेश डीक्यू लाएंगे तो ये जो आयतन है, ये आयतन के अंदर इसकी त्रिज्या के अंदर आर डी आर की वृद्धि होगी, इसमें डी आर की वृद्धि होगी, यानी अल्प बढ़ेगा। तो हम इसकी वृद्धि को कैलकुलेट नहीं करके हम जो है इस ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या में डी आर की कमी अगर हम कर लें, अगर हम इस गोले की त्रिज्या में डी आर कमी करने में किया गया कार्य ज्ञात कर लें। ये गोला देखो पहले आर त्रिज्या तक फैला हुआ है, बहुत इजी कंसेप्ट नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये गोला आर त्रिज्या तक फैला हुआ है, जब हम, और इसका विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर फैला हुआ है, जब हम इसको बाहर से डीक्यू आवेश लाके देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि नहीं निकाल के गोले के आयतन में कमी निकाल दें तो वह किया गया कार्य तो समान होगा, वह किया गया कार्य समान होगा। तो हम इस गोले के आयतन में जो होने वाली कमी है वो हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। ये गोला है, गोले के आयतन dr में हमने कितनी कमी की, क्योंकि गोले की सतह पर हमें बल पता है, और अगर हम बल से अगर हम dr बल और विस्थापन पता हो तो हम गोले के आयतन में होने वाली कमी निकाल लेंगे, और उस कमी से अगर हम इंटीग्रल कर देंगे तो हमारे पास में टोटल जो है ऊर्जा आ जाएगी। तो ये आपको, ये जो बाहर मैंने डॉटेड कर रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। इसको आप, ये बहुत डीप कंसेप्ट है और इसको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए हम निकालते हैं गोले के आयतन में होने वाली कमी। तो डीडब्ल्यू बराबर होता है एफ डी आर कॉस थीटा। अब देखो एक गजब कंसेप्ट इसके अंदर छिपा हुआ है, इसको समझना। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आर होता है, और डिफरेंशिएशन की थ्योरी कहती है कि आर प्लस डी आर जो होता है ना, वो उसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डी आर कॉस थीटा। ये हमारा डीडब्ल्यू का फॉर्मूला बनता है।
फॉर्मूला। देखो समझना, ये डिफरेंशिएशन की थ्योरी है, ठीक है ना। ये आर है, इससे आर प्लस डी आर के अंदर जो कार्य होगा वो एफ डी आर होगा। लेकिन यहाँ पर चीज उल्टी हो रही है। यहाँ पर आर से हम उल्टा जा रहे हैं। आर तो है बाहर की तरफ, लेकिन जो हमारा डी आर है ना, वो डी आर अंदर की तरफ है। तो जो हमारा डी डब्ल्यू होगा वो प्लस का एफ डी आर नहीं होकर माइनस का एफ डी आर होगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू एफ डी आर नहीं होकर माइनस एफ डी आर होगी। या आप ध्यान रखना कि हर बार जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम डी आर के विपरीत अंदर की तरफ जाते हैं तो प्लस एफ डी आर नहीं लेके फॉर्मूले में माइनस एफ डी आर कॉस थीटा लेते हैं। बुक्स के अंदर डायरेक्ट आपको मिलेगा। ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं समझा सकता। ये डीप कंसेप्ट, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए एफ यानी विद्युत बल। विद्युत बल जो है एफ की वैल्यू जो है वो है बाहर की ओर, और डी आर विस्थापन है हमारा अंदर की ओर। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो बन जाएगा माइनस एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो डी डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा प्लस एफ डी आर। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब एफ की वैल्यू क्या है, इसके सतह पर लगने वाले बल की वैल्यू क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सतह पे जो लगने वाला बल होता है वो बल होता है डी डब्ल्यू। एफ की वैल्यू जो होती है, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी डी आर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि और ध्यान से समझ सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर जो है गोले का क्षेत्रफल है, और डी आर जो है ये त्रिज्या है, यानी ये हमारे गोले के आयतन में होने वाली कमी है। तो ये हमारा जो है वैल्यू बन गई डीवी। ये आप सबको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर जब भी आता है तो हम उसको डीवी लिखते हैं। अब हम कुल गोले के लिए या संपूर्ण गोले के लिए जो किया गया कार्य है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं संपूर्ण गोले के लिए। तो हम इस उपरोक्त समीकरण का इंटीग्रल कर देंगे। डी डब्ल्यू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इधर आ जाएगा इंटीग्रल डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू यहाँ पर वैल्यू वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। और W बाई V जो होगा वह, देखो W जो होता है ना, किया गया कार्य, जो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य होता है ना, वो उसी का विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। तो U की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे U यानी गोले के एक आयतन में संग्रहित ऊर्जा आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू आयतन। और अगर हमें इकाई आयतन की ऊर्जा निकालनी है तो आयतन का भाग नीचे लगा देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इकाई आयतन में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वह ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ये हमने ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कर लिया। U डैश की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारे गोले के लिए ऊर्जा घनत्व आ गया। और अभी हमने पढ़ा था कि E की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इट इंप्लाइज दैट सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन 0 इनटू E। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा ऊर्जा घनत्व जो होगा वो एप्सिलॉन 0 स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बन जाएगा, क्योंकि E की वैल्यू स्क्वायर करके रखेंगे, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट हो जाएगा, तो ऊर्जा घनत्व जो होगा वो बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 इनटू E स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे ऊर्जा के फॉर्मूले आ गए। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया। बस आपको ये सूत्र याद जो है अच्छे से करना है। मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर ये फॉर्मूला जो है वो समझा दिया है। तो ये हमारे पास में ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है आवेशित साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर संतुलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन जो है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं
आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। ठीक है, ये भी इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, इसी से रिलेटेड है। ये 3 टॉपिक आपका हो जाएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले में संतुलन। यह हमारा आज का अगला टॉपिक है, इसे हमें ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दाब आधिक्य का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, दाब आधिक्य का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसको समझिए। मान लीजिए एक सतह, एक कोई झिल्ली है या एक कोई साबुन की एक परत है, ठीक है ना। ये परत समतल है, तो इसके ऊपर और नीचे प्रेशर आपस में बराबर होंगे। इसके ऊपर नीचे दाब जो होंगे वो समान होंगे। ये जैसे मेरा हाथ है, यह हाथ बिल्कुल अगर सीधा है तो इसके ऊपर नीचे प्रेशर बराबर होंगे। तो प्रेशर पे जो अधिकता है वो कहीं नहीं होगी। तो इसके अंदर जो एक्सेस ई एक्स का मतलब होता है दाब आधिक्य, आधिक्य का मान 0 होगा। आधिक्य का मतलब होता है किस तरफ अधिकता है। तो इसमें दोनों तरफ प्रेशर की वैल्यू सेम है, इसलिए कहीं पे भी अधिकता नहीं है, इसमें एक्सेस प्रेशर 0 माना जाता है। अब सपोज कीजिए ये जो सतह है, इसके नीचे वाली सतह पर P2 की वैल्यू बढ़ाई जाती है। तो साबुन की जो सतह होगी वो लचीली होगी, तो वो लचीली होगी तो वो ऊपर की तरफ झुकने लगेगी। अगर P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, जैसे ये सतह है, इसमें नीचे प्रेशर बढ़ेगा, तो ये जो सतह है, ये सतह आप देखेंगे अगर नीचे प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये सतह ऊपर से मुड़ जाएगी, यानी नीचे से अवतल हो जाएगी। तो P2 की वैल्यू P1 से अगर ज्यादा मान ली जाए तो ये जो है ये बुलबुले का आकार लेने लगता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो अवतल भाग होता है, ये अवतल भाग है, ऊपर की तरफ उत्तल भाग है। अवतल भाग में प्रेशर अधिक होता है और इस प्रेशर का जो बुलबुला होता है, बुलबुले के अंदर इसकी जो गणना की जाती है तो वो गणना आती है 4T/R। P2 P1 का जो अंतर है, P2 और P1 का जो अंतर है वह अंतर है 4T/R। ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कोई भी एक बुलबुला ले लिया जाए जिसकी त्रिज्या R हो और R T इसका पृष्ठ तनाव हो, T इसकी सतह पर एक एक्स्ट्रा तनाव होता है, पृष्ठ तनाव, ये सिर्फ द्रवों में ही होता है। तो इसके अंदर जो प्रेशर होता है बाहर की प्रेशर की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि देखो अंदर अवतल है, तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर की तुलना में अधिक होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो 4T/R होगी। यानी अंदर से जो प्रेशर है, बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर वो अधिक होगा। आप मेरी बात को समझिए, अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो अधिक होगा। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर आवेश दे देता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, ये सभी आवेश मिलकर अगर इसकी सतह पे कोई आवेश होगा तो उस पर बाहर की तरफ एक प्रेशर और लगाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर और आ जाएगा। तो जो हमारा दाब आधिक्य, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर विद्युत दाब जो है वो भी जुड़ जाता है। तो होगा क्या है, विद्युत दाब जब जुड़ेगा तो ये जो बुलबुला है इसमें नीचे से प्रेशर बढ़ेगा, नीचे से प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इस बुलबुले का आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मैक्सिमम बढ़ जाएगा, यानी ये संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर हो गया, यानी बहुत ज्यादा आवेश अगर हमने डाल दिया तो इसका आकार बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि उसके बाद में ये फट जाएगा। तो हमें वो संतुलन की अवस्था ज्ञात करनी है। उसके अंदर हम कितना आवेश दे सकते हैं, कितना बुलबुले के ऊपर आवेश घनत्व दे सकते हैं, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब हम जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सपोज कीजिए यह हमारा बुलबुला है जिसकी त्रिज्या R है और इसे हमने आवेशित कर दिया, इसको हमने आवेशित कर दिया। तो सबसे पहले अनावेशित बुलबुला जो होता है, देखो अनावेशित का मतलब जिसके ऊपर आवेश नहीं होता है। तो अनावेशित बुलबुले के लिए, अनावेशित बुलबुले के लिए जो दाब आधिक्य होता है वो होता है 4T/R, ठीक है। और जब उसे आवेशित कर दिया जाए, जब उसे आवेशित कर देने पर
आवेशित बुलबुले में लिख देते हैं, इससे अच्छा ये रहेगा, आवेशित बुलबुले में इसके अंदर विद्युत दाब और जुड़ जाएगा, इसके अंदर विद्युत दाब जो है वो और जुड़ जाएगा। तो ये हमारी जो इक्वेशन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो होगी वो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए विद्युत दाब जो होता है वो होता है आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी एक्सएस प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 4t बाई आर। ठीक है, और संतुलन की अवस्था क्या होगी, जब बुलबुला है इसका आकार बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम, ये एक मैक्सिमम संतुलन अवस्था है। इस समय मैंने आपको क्या कहा, P1 P2 बराबर हो जाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया था एक्सेस प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये बुलबुला शुरुआत में यहाँ पे था, हमने इसको आवेश देना स्टार्ट किया, हम आवेश देते गए देते गए देते गए देते गए, आखिरकार ये हुआ कि इसकी जो त्रिज्या है बढ़ते बढ़ते इसकी जो ऊपर से वक्रता जो है वो कम होती गई और ये फ्लैट हो गया और इसका एक्सेस प्रेशर जो है ये 0 हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो संतुलन की अवस्था होती है, जो संतुलन की अवस्था होती है, संतुलन की अवस्था में आपका एक्सेस प्रेशर जो है वो 0 हो जाता है या सरफेस फ्लैट हो जाती है। इन दैट केस आप सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 4t बाई आर लिख सकते हो। संतुलन की अवस्था में ये इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो गई। अब हम यहाँ से सिग्मा टी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 को यहाँ से गुना कीजिए 8t और एप्सिलॉन 0 भी ऊपर आ जाएगा बटा आर आ जाएगा और हमारे पास फिर सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, इसका स्क्वायर हटाया तो इधर से अंडर रूट आ गया 8t एप्सिलॉन 0 बटा आर। अब Q कैसे निकालें, तो सिग्मा जो होता है उसकी वैल्यू होती है Q अपॉन एरिया, सरफेस एरिया या कुछ भी लिख दीजिए। तो सिग्मा की जगह जो है हम मान रख देंगे Q अपॉन S इक्वल्स टू हमारे पास में चल रहा है 8t एप्सिलॉन 0 बटा आर। तो Q की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 8t एप्सिलॉन 0 इनटू आर। और आपको पता होगा कि जो बुलबुले का आकार गोलाकार होता है तो उसका जो सतह होगी उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम s का मान भी रख सकते हैं 8t एप्सिलॉन 0 बटा आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आवेश का मान प्राप्त हो गया। ये हमारे गोले की सतह पर मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम बुलबुले को आवेश नहीं दे सकते हैं। और पृष्ठ तनाव का मान भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो मैं लिख देता हूँ, ये समीकरण को वापस लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको 1 डाल देता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा नोट करने में इजी रहेगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 जो है वो ये बोलती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 4t बाई आर। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर r अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। ये आपका जो आवेशित चालक बुलबुला होता है उसके अंदर ये वैल्यू पृष्ठ तनाव की होती है। तो आज की क्लास में हमने आवेशित चालक के सतह पर बल, उसकी सतह, उसके इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा और साबुन के आवेशित बुलबुले के लिए संतुलन की अवस्था पढ़ी। ये टॉपिक जो है इस चैप्टर में काफी टफ माने जाते हैं, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।